सो जय हिंद साथियों। अगस्ता आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। अगस्ता आईएएस के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो आपका सीरीज अभी क्विक रिवीजन की क्लास की चल रही है, उस क्विक रिवीजन की क्लास की काफ़ी अच्छा रिस्पांस स्टूडेंटों के बीच में मिल रहा है। बहुत सारे लोग मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं कि ये सर क्लास जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है अभी के समय एग्जामिनेशन के समय को ध्यान में रखकर, ताकि उन लोगों का कहना है कि सर बहुत ही कम समय में जो है ना आप अच्छे से कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों चीज़ों को कवर करवा रहे हैं। सो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी यह सेशन अच्छा लग रहा होगा और एग्जामिनेशन को ध्यान में रखकर आपको ये कम से कम एक बार जो है वो अभी 13 सितंबर से पहले जो है वो इस वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा। जो भी इससे पहले का भी जो भी क्लासेस हुई है उन सारी चीज़ों को लेकर हम जल्द ही 5 से 6 क्लास के अंतर्गत में पूरा मॉडर्न इंडिया को अभी हम एंड करने वाले हैं। 13 सितंबर को आपका पेपर है, उस 13 सितंबर को हम ध्यान में रखकर इस सेशन को ही हम अरेंज किए हैं, ताकि आपको 13 सितंबर से पहले ऑलमोस्ट 10 सितंबर तक में हम आपका 1947 तक का टॉपिक को एंड करवा देंगे। आज उसी क्विक रिवीजन की क्लास के माध्यम से हम एक नया सेशन, एक नया टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं जो आपके प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वो जो टॉपिक है वो है आपका क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। इस क्रांतिकारी राष्ट्रवाद में हम शॉर्ट में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद उभरने का कारण और डिटेल में क्रांतिकारी गतिविधियों पर डिस्कस करेंगे। ये क्रांतिकारी गतिविधियां ही आपके प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ऐसी गतिविधियां भारत में और भारत से बाहर भी कई संगठन और कई घटनाओं के माध्यम से शुरू हुआ। तो वो कौन कौन सा संगठन और कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई भारत में और भारत से बाहर, ये आपके प्रीलिम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो प्रफुल्ल चाकी की भूमिका हो, चाहे वो खुदीराम बोस की भूमिका हो, या हेमचंद्र कानून जो को जैसे लोगों को। ठीक है, तो सेशन को ज़्यादा लेट ना करते हुए हम आज के सेशन के माध्यम से जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो टॉपिक जो है वो टॉपिक आपका आज हम शुरू करेंगे क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। और इस क्रांतिकारी राष्ट्रवाद में हमें क्या क्या डिस्कस करना है ये इस स्लाइड के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे इस क्रांतिकारी राष्ट्रवाद में हमें क्या कौन कौन से पक्षों पे डिस्कस करना है। सबसे पहले तो इस क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय होने का क्या कारण है, इस कारण को हमें समझना होगा। और कई ऐसे फैक्टर जो है वो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उभरने का कारण उभर कर आता है, जैसे राष्ट्रीय असंतुष्टि या पश्चिमी घटनाओं से प्रेरित होना, यानी कुछ ऐसी घटना जो है वो पश्चिम में कुछ घटना घटित हुई थी, उसको लेकर वो पश्चिम की घटना कौन कौन सा है उस पर भी हमें डिस्कस करना है। देन इसके पश्चात अगर देखें तो पश्चिम की घटना में अगर देखें तो मेजनी का आंदोलन, इसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। आयरलैंड की क्रांति, इसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। और ये सभी जो है जापान के द्वारा रूस का पराजय, ये पश्चिम की घटना से लेकर है। और ऐसी घटनाओं से प्रेरित होकर ही भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत हुई। और ऐसे क्रांतिकारी गतिविधियों का अगर हम केंद्र के रूप में अगर देखें तो भारत के भीतर में एक महत्वपूर्ण केंद्र महाराष्ट्र बना। महाराष्ट्र में कई ऐसे क्रांतिकारी घटनाएं और संगठन उभरी जिसके माध्यम से इन घटनाओं को अंजाम दिया गया, चाहे वो अभिनव भारत का रोल हो, चाहे वो मित्र मेला का, या हिंदू धर्म संघ जैसी संस्थानों की स्थापना को लेकर है। तो इन सारे चीजों पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा अगर देखें तो उसी प्रकार से कुछ क्रांतिकारी घटना और संगठन जो है वो बंगाल के क्षेत्र में उभरा। तो बंगाल में वो क्रांतिकारी घटना और संगठन कौन कौन है उसे भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ये क्रांतिकारी घटना और संगठन को लेकर। ठीक है, तो एक पक्ष हमें उस पर भी लेके जाना है। भारत में अगर देखें तो एक क्रांतिकारी गतिविधि का केंद्र जो है वो पंजाब बना। और पंजाब में ये क्रांतिकारी गतिविधियों में हम जाए देखेंगे कि पंजाब में ये क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में भूमिका कौन है। ये सभी चीज जो है मैंने अभी बताया है ये सभी प्रीलिम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमें कुछ घटना और डेट दोनों को समझना होगा। उसी प्रकार से प्रीलिम के हिसाब से अगर देखें तो कुछ क्रांतिकारी घटनाएं और संगठन भारत से बाहर भी रहा है, जैसे इंडिया होम रूल सोसाइटी। इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना, इंडिया होम रूल सोसाइटी से जुड़े हुए सदस्य और इंडिया होम रूल सोसाइटी के द्वारा जो जो घटनाएं घटित हुई है उस पर हम डिटेल पे डिस्कस करेंगे। देन गदर आंदोलन, गदर आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति कौन कौन रहे हैं इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। अंतरिम सरकार, इस पे भी हम आज के टॉपिक के माध्यम से डिस्कस के मिलेंगे। कुल मिलाकर इतने सारे टॉपिक जो है वो आज की क्लास के माध्यम से हम इसको एंड करेंगे। आज ही इस टॉपिक के आज जितने भी चीज हमने बताया है ये सब आज के सेशन के माध्यम से ही क्विक रिवीजन के दौरान हम इसको डिस्कस करेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम गांधी युग की टॉपिक की शुरुआत कर दें।
तो इसी में हम सबसे पहला आते हैं, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की उभरने का क्या क्या कारण रहा। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद अगर देखें तो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद जो है वो भारत में दो चरणों में उभर कर आता है। एक क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का जो चरण है वो आपका 1890 के दशक से लेकर 1915 तक, यानी कि इस अवधि में भी क्रांतिकारी गतिविधियां भारत में देखा गया। और एक क्रांतिकारी गतिविधि का जो दौर है वो आपका 1922 के पश्चात, यानी 1922 से लेकर लगभग 1922 से लेकर लगभग 1930-31 तक जो है ये भी क्रांतिकारी गतिविधि का एक दौर रहा है। जब हम वहाँ 1922 तक पहुँचेंगे तब भी हम वहाँ पर देखेंगे कि उस समय क्रांतिकारी गतिविधियों का आधार कौन कौन रहा और क्रांतिकारी गतिविधियों को फैलाने में किन किन लोगों की भूमिका रही है। 1922 के करीब में जब हम आएंगे तो उसी समय भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, HSRA, सूर्य सेन जैसे लोगों की भूमिका पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो हमें डिस्कस करना है वो डिस्कशन ये है आपका 1890 से लेकर 1915 के बीच में। ये क्रांतिकारी गतिविधियां 1890 से 1915 के बीच में ये देखा गया। और इस क्रांतिकारी गतिविधि के उभरने का अगर हम कारण देखें तो एक कारण निकल कर आता है राष्ट्रीय असंतुष्टि। जैसे राष्ट्रीय असंतुष्टि में अगर देखें, युवा वर्ग में जिस प्रकार से असंतुष्टि उभर कर आया, वो असंतुष्टि एक वैकल्पिक मंच की तलाश, और यही वैकल्पिक मंच जो है वो आपका उभर कर आता है कांग्रेस जैसी संस्था के रूप, क्रांतिकारी गतिविधि जैसी संस्था के रूप में। यानी जिस प्रकार से राष्ट्रीय असंतुष्टि उभरा, खासतौर पर 1907 के पश्चात जब सूरत विभाजन के तहत उग्रवादियों को कांग्रेस के मंच से निष्कासित कर दिया गया, तो एक राजनीतिक उदासीनता का दौर शुरू हुआ। और ऐसे में इस राजनीतिक उदासीनता के दौर को भरने के लिए जो मंच उभरा वो भी कांग्रेस के मंच से बाहर, वही मंच उभर कर आता है क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। तो ये क्रांतिकारी राष्ट्रवाद बेसिकली कांग्रेस के मंच से बाहर उभरा हुआ क्रांतिकारी गतिविधियां रहा। कांग्रेस मंच से बाहर क्रांतिकारी गतिविधि के रूप में हम इसको देख सकते हैं। और ऐसे गतिविधि के रूप में जो मंच उभरा था वही मंच था क्रांतिकारी गतिविधि के रूप में या क्रांतिकारी मंच के रूप में। इस मंच के उभरने का दूसरा अगर कारण देखें तो कुछ पश्चिम की घटना, यानी कि अगर हम देखें 1860-70 के बाद से, यानी खासतौर पर 1890 से के पश्चात कुछ ऐसी घटनाएं पश्चिम में जो उभरी या पश्चिम में जो शुरू हुई, ये पश्चिमी शक्ति का उजागर कर दिया। जिस तरह अभी तक माना जाता है कि पश्चिमी शक्ति को कोई पराजित नहीं कर सकता था, कुछ घटनाएं पश्चिमी शक्ति का खुलकर एक तरह से उजागर करता है। इनमें से अगर देखें तो मुख्य रूप से अगर देखें तो पश्चिमी घटनाओं में से एक घटना अगर देखें तो वो है आपका मेजनी के संदर्भ में। यानी जिस प्रकार से मेजनी ने 1860-70 के दशक में 1860-70 के दशक में मेजनी ने क्या किया, यंग इटली नामक संगठन, ये ध्यान रखिएगा, ये मेजनी के द्वारा स्थापित ये यंग इटली संस्था जो है वो स्थापित हुआ, जो एक गुप्त संगठन के रूप में रहा। और मेजनी के द्वारा जिस प्रकार से इटली का एकीकरण किया गया, ये भी भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने का आधार था, क्योंकि ऐसे गतिविधियों में बम और पिस्तौल की रणनीति अपनाई गई थी। यानी मेजनी के आंदोलन से प्रेरित भारत के युवा भी हुए और उन्होंने उसी प्रकार से गुप्त संगठन के माध्यम से, बम और पिस्तौल की रणनीति के माध्यम से उन्होंने भारत में क्रांतिकारी गतिविधि को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाती है। उसी प्रकार से पश्चिम में काफी लंबे समय से जो आयरलैंड क्रांति चल रही थी स्वशासन को लेकर, ये आयरलैंड क्रांति भी भारतीय युवा वर्गों को खास तौर पर प्रभावित किया था। तो ये आयरलैंड क्रांति से भी प्रेरित है। उसी प्रकार से पश्चिम में एक घटना घटित हुआ था, जापान के द्वारा 1904-05 में रूस का पराजय। तो ये
1904-5 में जो रूस का जो पराजय हुआ, ये भी पश्चिमी शक्ति के संदर्भ में ये प्रेरणा मिलता है कि पश्चिमी शक्ति को भी पराजित किया जा सकता है। तो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के उदय के पीछे अगर हम मोटे पैमाने पर देखें तो हम दो रूपों में बांट सकते हैं, एक पश्चिम की घटना से प्रेरणा और दूसरा राष्ट्रीय असंतुष्टि। ये राष्ट्रीय असंतुष्टि उभरने के रीजन भी हमने बताया था कि कांग्रेस की उदासीनता को ध्यान में रखते हुए एक वैकल्पिक मंच युवा वर्गों के द्वारा तैयार किया गया और ऐसे वैकल्पिक मंच के रूप में ही क्रांतिकारी गतिविधि का उदय हुआ। ठीक है, तो ये आपका भारत में क्रांतिकारी गतिविधि के उदय होने का कारण। अब ये क्रांतिकारी गतिविधि का जो उदय हुआ, उस क्रांतिकारी गतिविधियों का भूमिका भारत में और भारत से बाहर भी देखा गया। भारत से बाहर क्यों हुआ, जब आएंगे उस पर तो हम उस समय डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर हम देखें तो भारत में प्रमुख क्रांतिकारी गतिविधियों के रूप में अगर क्षेत्र अगर देखें तो ये प्रमुख क्रांतिकारी गतिविधि का जो क्षेत्र बना वो आपका एक क्षेत्र बना महाराष्ट्र, जो यहाँ पर स्लाइड में लिखा हुआ है। ये प्रमुख क्रांतिकारी गतिविधियों का दूसरा जो केंद्र बना वो है आपका बंगाल, और प्रमुख क्रांतिकारी गतिविधियों का जो तीसरा केंद्र बना वो है आपका पंजाब। तो यही हमें प्रीलिम के हिसाब से डिस्कस करना है कि ये तीन जो क्षेत्र है वो तीनों क्षेत्रों में क्रांतिकारी गतिविधियां उभरने का आधार कौन कौन सा रहा, क्या क्या कारण रहा। ये तीनों क्षेत्रों में अगर देखें तो क्रांतिकारी गतिविधियों के उभरने के पीछे कुछ क्षेत्रीय समस्या भी रही है। ये क्षेत्रीय समस्या जो है वो क्रांतिकारी गतिविधियों को उभरने के आधार बनाता है। जैसे हम बंगाल के पहले हम महाराष्ट्र के संदर्भ में अगर देखें तो महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधि उभरने का कारण समझना है तो महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधि उभरने का कई ऐसे कारण हैं। उस कारण को पहले हम समझ लेते हैं और तब जाके प्रमुख संगठन और घटनाओं पर डिस्कस करेंगे कि बंगाल में कौन कौन सा प्रमुख घटना और संगठन उभर कर आया। जैसे महाराष्ट्र में अगर देखें महाराष्ट्र में अगर देखें तो क्रांतिकारी गतिविधि के उभरने के पीछे एक कारण था बार बार महाराष्ट्र क्षेत्र में प्लेग जैसी घटनाओं की निरंतरता। यानी महाराष्ट्र क्षेत्र में जो प्लेग जैसी घटना जो बार बार होता था और ब्रिटिश के द्वारा कोई ठोस उपाय नहीं, ये भी एक महाराष्ट्र के क्षेत्रों में एक असंतुष्टि को उत्पन्न कर रही थी। इसके अलावा महाराष्ट्र क्षेत्र में महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्या भी महाराष्ट्र के युवा वर्गों को प्रभावित किया और इन सारे चीजों को देखते हुए महाराष्ट्र क्षेत्र में कुछ घटनाएं घटित हुई। अब ये कौन कौन सी घटना अगर देखें, यही आपका पीटी के संदर्भ में इंपॉर्टेंट निकल कर आता है। तो ये महाराष्ट्र क्षेत्र में क्रांतिकारी गतिविधियां उभरने के पीछे कारण रहा। और महाराष्ट्र क्षेत्र में अगर क्रांतिकारी गतिविधि के संदर्भ में अगर बात करें तो क्रांतिकारी गतिविधि कौन कौन रहा, अब हमें इसे फैक्ट के रूप में समझना होगा। फैक्ट के रूप में दो तीन चीजों पे देखना होगा कि भारत में अगर क्रांतिकारी गतिविधि अगर देखें तो सबसे पहले क्रांतिकारी गतिविधि की शुरुआत भी माना जाता है महाराष्ट्र क्षेत्र से, और इसकी पुष्टि जो है वो 1918-19 में एक रिपोर्ट के द्वारा हुआ था। वो रिपोर्ट था विद्रोही समिति। तो ये भी आपको फैक्ट के रूप में ध्यान में रखना होगा कि विद्रोही समिति का संबंध किससे है, तो क्रांतिकारी गतिविधियों से रहा है। और यही विद्रोही समिति जो है वो महाराष्ट्र को पहला एक माना क्रांतिकारी गतिविधि की शुरुआत। और इस क्रांतिकारी गतिविधि की शुरुआत करने में अगर देखें तो मुख्य रोल जिसका रहा है वो है चापेकर बंधुओं का। अब यहाँ से आपका फैक्ट शुरू हो जाता है। जैसे महाराष्ट्र क्षेत्र में पहला क्रांतिकारी गतिविधि जो है वो 20 जून 1897 को देखा गया चापेकर बंधुओं के द्वारा। विनायक चापेकर और बाल कृष्ण चापेकर और दामोदर कृष्ण चापेकर, इन्हीं को चापेकर बंधु कहा गया। और इन चापेकर बंधुओं के द्वारा रैंड एंड एमहर्स्ट की हत्या, जो पूना के प्लेग कमिश्नर थे। तो ये ध्यान में रखिएगा कि महाराष्ट्र क्षेत्र में क्रांतिकारी गतिविधि का श्रेय जो है वो चापेकर बंधुओं को दिया जाता है, पूना के प्लेग कमिश्नर की हत्या कर जिसका नाम था रैंड और एमहर्स्ट। चापेकर बंधुओं की जो क्रांतिकारी संस्था जो थी वो था हिंदू धर्म संघ। ये ध्यान में रखिएगा कि इनके द्वारा जो संस्था स्थापित हुआ था वो था आपका हिंदू धर्म संघ। ये क्रांतिकारी संगठन था जो चापेकर बंधुओं के द्वारा
स्थापित था, हिंदू धर्म संघ। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में एक लेके चलना है। इसके अलावा महाराष्ट्र क्षेत्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में आगे बढ़ाने में एक और नाम आता है, वो है आर्य बांधव समिति। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। ये आर्य बांधव समिति जो है वो तिलक की एक महत्वपूर्ण संस्था मानी जाती थी जो क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी रही। तो ये सभी जो है ये 1890 के दशक में इस प्रकार की घटना जो है वो देखा गया महाराष्ट्र क्षेत्र में। महाराष्ट्र क्षेत्र में अगर क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में अगर रोल देखे तो सावरकर का भूमिका, वीडी सावरकर का भूमिका भी उभर कर आता है। और वीडी सावरकर ने क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए कई संगठनों की स्थापना की थी महाराष्ट्र क्षेत्र में। जैसे 1899, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सावरकर की संस्था का नाम क्या था, मित्र मेला। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मित्र मेला जो है वो किसकी संस्था थी, ये वीडी सावरकर की संस्था थी। यही मित्र मेला जो है वो 1904 में किसमें तब्दील हो जाता है, अभिनव भारत में। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना होगा कि अभिनव भारत संस्था जो है वो किसके द्वारा स्थापित हुआ था, तो वीडी सावरकर के द्वारा। मित्र मेला संस्था किसके द्वारा स्थापित हुआ था, तो ये वीडी सावरकर के द्वारा। और ये दोनों संस्था जो है वो क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ा रहा। ये मित्र मेला ही आगे जाकर अभिनव भारत में तब्दील हो जाता है। अभिनव भारत के द्वारा कई ऐसी क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन हुआ, जैसे अगर देखें तो जैक्सन की हत्या कर देना, जो मुख्य रूप से अगर देखें नासिक के मजिस्ट्रेट थे। तो ये ध्यान में रखिएगा कि सावरकर की संस्था अभिनव भारत के द्वारा ही नासिक मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या की गई थी। ये भी आपको फैक्ट में ध्यान में रखना होगा कि ये फैक्ट अगर देखें तो ये फैक्ट आपको निकल कर आता है कि महाराष्ट्र क्षेत्र में जैक्सन की हत्या। अब ये जैक्सन की हत्या से जुड़े हुए व्यक्ति कौन है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जैक्सन की हत्या से जुड़े हुए व्यक्ति में गणेश सावरकर और अनंत लक्ष्मण के संदर्भ में करकरे, ठीक है ना। तो ये दो नाम आपको ध्यान में रखना होगा, अनंत लक्ष्मण करकरे, ठीक है ना। तो इनके द्वारा जो है वो नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी गई, जिस कारण अगर देखें तो गणेश सावरकर यानी को आजीवन कारावास की सजा दी गई। और इस घटना के पश्चात अगर देखें तो अभिनव भारत पर नासिक षड्यंत्र केस चलाया गया। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि अभिनव भारत पे कौन सा षड्यंत्र केस चलाया गया था, नासिक षड्यंत्र केस। तो ये आपका सारा फैक्ट जो है वो महाराष्ट्र क्षेत्र से जुड़ा हुआ रहा है, जो हमने आपको बताया। यानी क्रांतिकारी संगठन के रूप में मित्र मेला, अभिनव भारत, हिंदू धर्म संघ, आर्य बांधव समिति, चापेकर बंधु, ये सब महाराष्ट्र क्षेत्र में क्रांतिकारी गतिविधियों का आधार बन जाता है। उसी प्रकार से अगर देखें तो नेक्स्ट अगर देखते हैं तो क्रांतिकारी गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र जो है वो बंगाल में बना। और बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत होने का अगर मुख्य कारण अगर देखें तो ये मुद्दा शुरू होता है बंगाल विभाजन। यानी बंगाल विभाजन ने बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाया। और ऐसे क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए कई गुप्त समितियों का गठन किया गया। यानी समितियों के माध्यम से क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाया गया। बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में कुछ पत्र पत्रिकाओं की भी भूमिका रहा। ये भी आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में संगठनों की भी भूमिका रही है। कई ऐसे संगठन और संगठन के द्वारा कुछ कार्य जो है वो किया गया, ये मुख्य रूप से। तो ये सभी जो है वो बंगाल क्षेत्र में क्रांतिकारी गतिविधि रहा, जो बंगाल विभाजन के पश्चात जो है वो देखा गया। बट कुछ ऐसे संगठन जो था बंगाल में वो बंगाल विभाजन से पहले भी क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ा हुआ संगठन था, जैसे अनुशीलन समिति। ये ध्यान रखिएगा, अनुशीलन समिति की स्थापना बंगाल विभाजन से पहले ही हो चुका था। और इस अनुशीलन समिति के माध्यम से भी क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसकी स्थापना 1902 में हुआ था। और इस संस्था से जुड़े हुए कई ऐसे लोग जो थे वो जुड़े हुए थे, जैसे जतिंद्र नाथ बसु, ज्ञानेंद्र नाथ बसु, वारेंद्र नाथ घोष जैसे लोग जो है वो अनुशीलन समिति से जुड़े रहे। इसके अलावा अगर देखें तो क्रांतिकारी गतिविधि को आगे बढ़ाने में कई समितियों का भी भूमिका रहा है। जैसे अगर देखें तो सुहृदय समिति के संदर्भ में, साधना समिति के संदर्भ में, ये सभी ध्यान में रखिएगा, ये सभी जो है वो क्रांतिकारी गतिविधि से जुड़ा हुआ रहा है। सुहृदय, ठीक है, ये जितने भी है वो सभी जो है वो आपका
सुहृदय समिति, ये सब क्रांतिकारी गतिविधि से जुड़ा हुआ। साधना समिति, ये सब क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ा हुआ संगठन रहा है। स्वदेश बांधव समिति, ये अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा स्थापित संस्था रहा है। स्वदेश बांधव समिति जो बारिसाल कलकत्ता में स्थापित था। स्वदेश बांधव समिति, व्रती समिति, ये सभी समिति जो है वो क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ा हुआ समिति रहा। तो ये समितियों के माध्यम से भी बंगाल क्षेत्र में जो है वो क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा रहा था। क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में पत्र पत्रिकाओं की भी भूमिका रही है, जो आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि बंगाल क्षेत्र में कई ऐसे पत्र पत्रिकाओं का आगमन हुआ है। जैसे अगर देखें तो पत्र पत्रिकाओं के रूप में संध्या, ये ध्यान रखिएगा, ये क्रांतिकारी समाचार पत्र था। ये क्रांतिकारी समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा होता था? तो ब्रह्म बांधव उपाध्याय के द्वारा। उसी प्रकार से क्रांतिकारी संगठन से जुड़ा हुआ एक और था युगांतर। युगांतर भी आपको ध्यान में रखना है। ये क्रांतिकारी संगठनों से संबंधित जो है वो समाचार पत्र था, जिसकी संपादक जो थे वो भूपेंद्र नाथ दत्त थे। उसी प्रकार से क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में वंदे मातरम, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि ये वंदे मातरम जो है वो क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाया है। और इस वंदे मातरम से जुड़े हुए जो संपादक थे अरविंद घोष थे। तो इसको सारे पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि युगांतर के संपादक कौन थे? भूपेंद्र नाथ दत्त। और संध्या के संपादक कौन थे? ब्रह्म बांधव उपाध्याय। और युगांतर का वंदे मातरम का जो संपादक थे वो थे आपका अरविंद घोष। ये सभी क्रांतिकारी गतिविधियां जो है वो देखा गया, ये सभी क्रांतिकारी समाचार पत्र है जिनके माध्यम से क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में भूमिका रही। बंगाल विभाजन के दौरान क्रांतिकारी गतिविधि देखी गई और ये क्रांतिकारी गतिविधि बंगाल में और तीव्र हो जाता है 1907 के पश्चात। यानी जब सूरत विभाजन के दौरान उग्रवादियों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया, तो 7 के बाद जो है वो क्रांतिकारी गतिविधियां और तीव्र हो गई। अब ये कौन कौन से क्रांतिकारी गतिविधि है, अब इसे हम इस पे डिस्कस करेंगे कि बंगाल के प्रमुख क्रांतिकारी गतिविधि और प्रमुख क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े हुए लोग कौन कौन रहे हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ये सभी आपके एग्जामिनेशन को ध्यान में रखकर ही ये तैयार किया गया है। केवल टू द पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। वो टू द पॉइंट में अगर देखें तो सबसे पहला 1907 के बाद क्रांतिकारी गतिविधि के रूप में एक उदाहरण निकल कर आता है 1908। ये सब डेट बाई डेट ध्यान में रखिएगा। 1908 में अलीपुर षड्यंत्र केस, ये क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ा हुआ ये अलीपुर षड्यंत्र केस है। अब इस अलीपुर षड्यंत्र केस से जुड़े हुए लोग कौन थे? तो हेमचंद्र कानूनगो, ये ध्यान रखिएगा। ये हेमचंद्र कानूनगो जो है वो अलीपुर षड्यंत्र केस से जुड़े हुए लोग थे। और ये अलीपुर षड्यंत्र केस क्यों चलाया गया था? तो हेमचंद्र कानूनगो के द्वारा मनिकतल्ला में बम बनाने की फैक्ट्री, यानी कि ये बम बनाने की जो फैक्ट्री स्थापित की थी, उसी को लेकर हेमचंद्र कानूनगो पर जो है वो अलीपुर षड्यंत्र केस से चलाया गया था। उसी प्रकार से 1908 में एक और घटना घटित हुआ था और वो था आपका मुजफ्फरपुर में प्रफुल्ल चाकी और खुद्दीराम बोस के द्वारा। ये तो आप लोग भी जानते होंगे, ठीक है ना। प्रफुल्ल चाकी और खुद्दीराम बोस, तो ये नाम आपको ध्यान में रखना होगा। प्रफुल्ल चाकी और खुद्दीराम बोस के द्वारा किंग्सफोर्ड की हत्या करने की प्रयास, ये घटना डेट ध्यान में रखना है 30 अप्रैल 1908 को। ये 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चाकी और खुद्दीराम बोस के द्वारा
किंग्सफोर्ड की हत्या करने की प्रयास किया गया था। हालांकि इस घटना में वो बच गए और बाद में जो है वो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें प्रफुल्ल चाकी ने अपने आप को गोली मार ली और खुदीराम बोस को फांसी की सजा दे दी गई थी। तो ये घटना बंगाल से जुड़ा हुआ ये आपका निकल कर आता है ये मुख्य रूप से। उसी प्रकार से बंगाल से जुड़ा हुआ एक और घटना अगर देखें तो वो दिसंबर 1911 में निकल कर आता है। वो दिसंबर 1911 में रास बिहारी घोष के द्वारा रास बिहारी बोस के द्वारा ये एक घटना घटित हुआ था। और वो घटना आप लोग भी जानते होंगे, हार्डिंग पर बम फेंकने की घटना। यानी कि राजधानी परिवर्तन को लेकर जो हार्डिंग पर बम फेंका गया था, और यह बम फेंकने की घटना जो है वो किस दिल्ली दरबार से जुड़ा हुआ था, तो तीसरा दिल्ली दरबार। यानी तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन जो जॉर्ज पंचम के स्वागत में जो तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, वो दरबार के स्वागत पे ही इसमें राजधानी परिवर्तन भी हुआ। और राजधानी परिवर्तन के दौरान जो है वो बंगाल ये हार्डिंग पर बम फेंकने की घटना घटित हुई थी रास बिहारी बोस पर। और इस घटना के पश्चात जो है वो दिल्ली षड्यंत्र केस चलाया गया। तो ये घटना से जुड़ा हुआ जो षड्यंत्र केस था वो था आपका दिल्ली षड्यंत्र केस 1912। तो ये ध्यान में रखिएगा कि दिल्ली षड्यंत्र केस का संबंध किससे है, तो हार्डिंग पर बम फेंकने की घटना से। और दिल्ली षड्यंत्र केस जो है वो मुख्य रूप से रास बिहारी बोस पर चलाया गया था। हालांकि रास बिहारी बोस जो वहां से भागकर वो चले जाते हैं और अपनी भूमिका आईएनए में आगे निर्धारित करेंगे, जो हम आगे पे डिस्कस करेंगे। तो ये कुल मिलाकर बंगाल में प्रमुख क्रांतिकारी गतिविधियां और संगठन रहा, जो यहाँ पर हमने आपको डिस्कस कराया था। इसके अलावा बंगाल के अलावा अगर देखें तो पंजाब भी प्रमुख क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बना। और पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ने का कारण था अकाल जैसी समस्या, यानी जो बार बार अकाल की समस्या यहाँ उभर कर आता था। ये एक असंतुष्टि को दर्शाता था। असंतुष्टि को दर्शाने का दूसरा आधार था भू राजस्व में दिन प्रतिदिन वृद्धि। ये दो ऐसे फैक्टर थे जो पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधि को आगे बढ़ाने में अपना रोल निभाते हैं। और ऐसे क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में पंजाब क्षेत्र में भी समितियों का कुछ संगठन और कुछ घटना समिति का गठन किया गया था और कुछ संगठनों का स्थापना किया गया था। जैसे पंजाब क्षेत्र में अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो पंजाब क्षेत्र में अगर देखें जो अमेरिका में जो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, उसकी अगर भारत में अगर सबसे ज्यादा शाखा अगर देखें तो वो कहाँ पर स्थापित था, वो था पंजाब में। पंजाब में इसके अलावा अगर देखें तो पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधि को आगे बढ़ाने में कुछ संगठनों की भी भूमिका रहा। जैसे अजीत सिंह के द्वारा अंजुमने मोहिब-बाने वतन की स्थापना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि ये अजीत सिंह के द्वारा लाहौर में अंजुमने मोहिब-बाने वतन की स्थापना की गई थी। साथ ही साथ भारत माता नामक अखबार पत्र भी निकाला गया था। तो ये भारत माता नामक अखबार पत्र का भी संबंध किससे है, क्रांतिकारी गतिविधियों से। पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े हुए व्यक्ति कौन कौन से रहे हैं, तो अजीत सिंह पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधि से जुड़े हुए व्यक्ति रहे। पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधि से जुड़े हुए व्यक्ति अगर देखें तो लाला लाजपत राय, ये पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधि से जुड़े हुए व्यक्ति रहे। उसी प्रकार से पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधि से जुड़े हुए व्यक्ति थे सूफी अम्बा प्रसाद। तो ये सभी फैक्ट को आपको ध्यान में रखना होगा कि सूफी अम्बा प्रसाद, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह के द्वारा जो है वो पंजाब क्षेत्र में क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाया गया। ये सभी गतिविधियां 1909-10 तक भारत के भीतर देखा गया। और जिस प्रकार से क्रांतिकारी गतिविधियां भारत में तीव्र हो रही थी, ऐसे तीव्रता को देखते हुए अधिकांश क्रांतिकारी भारत से पलायन कर गए और अपना केंद्र विदेशों में बना लिया। तो 1910 के पश्चात आप देखिएगा कि भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां काफी तीव्र हो गया। खास तौर पर वर्ल्ड वार के दौरान, यानी 1914 से 18 के बीच में जो वर्ल्ड वार शुरू हुआ, उस वर्ल्ड वार के दौरान जितने भी ब्रिटेन के शत्रु राष्ट्र थे, उन सभी लोगों ने ऐसे क्रांतिकारियों को प्रश्रय दिया, संसाधन दिया, सपोर्ट किया और इसका रिजल्ट निकल कर आया उन क्षेत्रों में क्रांतिकारी गतिविधियों का उदय हो जाना। तो भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधि उभरने का अगर हम
रीजन्स देखें तो भारत में दमनात्मक कार्रवाई लाना, चाहे वो प्रेस सेंसरशिप एक्ट के रूप में हो, चाहे आतंकवाद निरोधी अधिनियम, ये सभी चीज जो है वो 1908-9 के दौरान ब्रिटिश के द्वारा कठोर कानून लाने का प्रयास, जिसके कारण ये सभी लोग जो है ये क्रांतिकारी गतिविधियों को छोड़कर अपना या तो वो कहीं छिप गए या भारत से बाहर जो है वो पलायन कर लिए। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो राजनीतिक रूप से संन्यास भी ले लिए, जैसे अरविंद घोष के संदर्भ में हम बात कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये कुल मिलाकर ये भारत के भीतर क्रांतिकारी गतिविधियां रहा। उसी प्रकार से भारत से बाहर जो क्रांतिकारी गतिविधियां उभरा, वो क्रांतिकारी गतिविधियों के उभरने के पीछे हमने आपको एक रीजन बताया कि भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधि के उभरने के कारण था भारत में दमनात्मक कार्रवाई क्रांतिकारियों पर। भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधि के उभरने का कारण था वर्ल्ड वार। इस वर्ल्ड वार के दौरान जो सपोर्ट मिला, ये आधार निकल कर आता है। यानी कि ये सभी चीज जो है वो भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां उभरने का कारण को दर्शाता है। कारण को दर्शाने का अगर पॉइंट अगर देखें तो भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में अगर देखें तो भारत में जो क्रांतिकारियों पर दमनात्मक कार्रवाई किया गया, इसके कारण ये सभी लोग जो है वो भारत से बाहर जो है वो पलायन कर गए। और भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधि उभरने का एक कारण था आपका प्रथम विश्व युद्ध। ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो सपोर्ट मिला, ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो सपोर्ट मिला शत्रु राष्ट्रों से, खासतौर पर जर्मनी जैसे राष्ट्रों से, इसके कारण ही भारत से बाहर जो है वो क्रांतिकारी गतिविधियां रहा। हालांकि कुछ ऐसे क्रांतिकारी गतिविधियां जो है या संगठन जो है वो पहले से भी स्थापित था, जैसे इंडिया होम रूल सोसाइटी। ये इंडिया होम रूल सोसाइटी जो है वो भारत में से वर्ल्ड वार से पहले ही इंग्लैंड में एक प्रमुख क्रांतिकारी संगठन के रूप में जाना जाता था। हालांकि ये गतिविधियां जो है वर्ल्ड वार के दौरान जो है वो काफी तीव्र हो गया था। अब यहाँ पर हमें प्रीलिम के हिसाब से हमें डिस्कस करना होगा कि इंडिया होम रूल सोसाइटी से जुड़े हुए लोग कौन, गतिविधियां कौन कौन, और इंडिया होम रूल सोसाइटी के अध्यक्ष संस्थापक कौन रहे। उसी प्रकार से गदर पार्टी भी हमें समझना होगा पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर आते हैं, ये है इंडिया होम रूल सोसाइटी की संस्थापक के रूप में अगर देखें तो इंडिया होम रूल सोसाइटी से जुड़े हुए कई ऐसे लोग जो है जो इसके रूप में जानते हैं। ठीक है ना, इंडिया होम रूल सोसाइटी के रूप में अगर देखें एक तो इंडिया होम रूल सोसाइटी के रूप में अगर देखते हैं तो इंडिया होम रूल सोसाइटी से जुड़े हुए कुछ फैक्ट है, वो आपको फैक्ट को ध्यान में रखना होगा। जैसे इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुआ, 1905 में हुआ। कहाँ हुआ, लंदन में हुआ। किसके द्वारा हुआ, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना होगा कि श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई, और ये पहला ऐसा संगठन था जो विदेशी धरती पर स्थापित हुआ क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में। इस संगठन से जुड़े हुए कई व्यक्ति रहे हैं। जैसे इस संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति में अगर देखें तो इस संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति के रूप में वी.डी. सावरकर, संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति में लाला हरदयाल, संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति में मदन लाल ढींगरा। तो ये ध्यान में रखिएगा, यही मदन लाल ढींगरा जो है वो करजन वाइली की हत्या कर देते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि मदन लाल ढींगरा के द्वारा करजन वाइली की हत्या। ये करजन वाइली कौन थे, तो राजनीतिक सलाहकार थे भारत सचिव के। तो भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार करजन वाइली की हत्या किसके द्वारा किया गया, मदन लाल ढींगरा के द्वारा किया गया। इसके अलावा देखिए तो इंडिया होम रूल सोसाइटी से संबंधित कुछ फैक्ट और भी है। जैसे इंडिया होम रूल सोसाइटी के द्वारा द सोशलिस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन और इंडिया होम रूल सोसाइटी के द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। तो ये एक क्रांतिकारी संगठन रहा इंडिया हाउस, और एक क्रांतिकारी समाचार पत्र रहा द सोशलिस्ट। और इसी इंडिया हाउस से किसका जुड़ाव रहा, मैडम भीखा जी
मैडम भीखाजी रुस्तम कामा का, मैडम भीखाजी शॉर्ट में भीखाजी कामा कहा जाता है, जिन्हें मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी कहा गया। मैडम भीखाजी कामा का जुड़ाव भी इसी संगठन से रहा जो मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी के रूप में जानी जाती है। यही मैडम भीखाजी कामा जो है स्टुटगार्ट सम्मेलन में पहली बार भारतीय तिरंगा को फहराया था और इन्होंने पेरिस में रहकर अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाया था। तो ये आपका मुख्य रूप से अगर देखें तो ये इंडिया होम रूल सोसाइटी से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट रहा है। इस इंपॉर्टेंट फैक्ट को मैं शॉर्ट में फिर से बता देता हूँ कि इंडिया होम रूल सोसाइटी 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में स्थापित हुआ। इंडिया होम रूल सोसाइटी से जुड़े हुए व्यक्ति में वी.डी. सावरकर, लाला हरदयाल और मदन लाल ढींगरा जैसे लोग रहे। इंडिया होम रूल सोसाइटी के द्वारा द सोशलिस्ट और इंडिया हाउस जैसी संगठन की स्थापना की गई। इंडिया हाउस के सदस्य मदन लाल ढींगरा के द्वारा राजनीतिक सलाहकार कर्जन वाइली की हत्या की गई। इंडिया हाउस के सदस्य के रूप में मैडम भीखाजी रुस्तम कामा, जिन्हें मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी कहा गया, जिन्होंने स्टुटगार्ट सम्मेलन में पहली बार राष्ट्रीय झंडा लहराया था। तो ये सभी इंडिया हाउस से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट रहा है जो हमने आपको डिस्कस कराया। उसी प्रकार से इंग्लैंड के भारत से बाहर जो है एक प्रमुख संगठन के रूप में या पार्टी के रूप में या आंदोलन के रूप में देखें तो ये आपका निकल कर आता है गदर पार्टी। ये गदर पार्टी 1913 में स्थापित हुआ। ये गदर पार्टी स्थापित होने का कारण था जो अमेरिका में हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका जो एक क्रांतिकारी संगठन था उनके द्वारा एक पत्रिका जारी किया गया था। यह ध्यान रखिएगा, हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका द्वारा उर्दू, मराठी, हिंदी छोड़कर पंजाबी और अंग्रेजी में 1857 की जो क्रांति हुई थी उस क्रांति से प्रेरित होकर एक पत्रिका प्रकाशित किया और उसी पत्रिका का नाम था गदर या हिंदुस्तान गदर। तो ये ध्यान में रखिएगा कि गदर या हिंदुस्तान गदर जो है, ठीक है ना, इस क्रांति से संबंधित एक पत्रिका का नाम था गदर या हिंदुस्तान गदर। ये प्रकाशित हुआ और इसी पत्रिका हिंदुस्तान गदर प्रकाशित हुआ। इसी पत्रिका से प्रेरित होकर ये हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका ने अपना नाम बदलकर कौन सा नाम रख दिया, ये गदर आंदोलन। अब इस गदर आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति के रूप में अगर देखें तो कई ऐसे व्यक्ति जो है वो गदर आंदोलन से जुड़े रहे हैं। जैसे अगर देखें तो मुख्य रूप से अगर गदर आंदोलन से जुड़े हुए भाई परमानंद के संदर्भ में बोल सकते हैं, सोहन सिंह भकना या लाला हरदयाल और रामचंद्र, ये सभी जो है ये इससे जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं। सोहन सिंह भकना, ये जितने भी सदस्य जो है वो इससे जुड़े हुए ये रहे हैं। सोहन सिंह भकना, भाई रामचंद्र, लाला हरदयाल, ये सभी जो है ये इससे जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं। भाई परमानंद, रामचंद्र, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना, इन लोगों के द्वारा ही गदर आंदोलन की स्थापना की गई और इसी गदर आंदोलन से किसका जुड़ाव रहा, लाला लाजपत राय के। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना होगा कि लाला लाजपत राय भारत के बाद क्रांतिकारी गतिविधि से अगर अपनी भूमिका निभाते हैं तो वो किससे, गदर आंदोलन से। गदर आंदोलन के द्वारा एक संगठन स्थापना किया गया था, वो था युगांतर। ये भी ध्यान रखिएगा, ये युगांतर सैन फ्रांसिस्को में ये युगांतर जो है वो सैन फ्रांसिस्को में युगांतर की स्थापना जो एक क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने वाला एक प्रमुख संगठन था जो गदर पार्टी से जुड़ा रहा है। तो ये सभी चीज जो है वो गदर पार्टी से इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में हमने बताया कि 1913 में हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका ने अपनी नाम बदलकर गदर पार्टी कर दिया। यह गदर पार्टी बेसिकली
जो हिंदुस्तान 1857 की क्रांति से प्रेरित होकर जो पत्रिका प्रकाशित हुआ था, उसी पत्रिका से प्रेरित होकर इन्होंने अपनी संगठन का नाम जो है ये गदर पार्टी रख दिया। गदर पार्टी के संस्थापक के रूप में सोहन सिंह भकना, भाई रामचंद्र, भाई परमानंद, लाला हरदयाल जैसे लोगों के भूमिका रहा और इसी पार्टी से लाला लाजपत राय का जुड़ाव रहा। गदर पार्टी ने भारत में अगर सबसे ज्यादा कहीं शाखा स्थापित किया था तो वह पंजाब में स्थापित किया था। गदर पार्टी ने सैन फ्रांसिस्को में युगांतर नामक एक क्रांतिकारी संगठन स्थापित किया जहां से क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित किया जाता था। तो ये सभी जो है वो आपका गदर पार्टी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमने यहाँ पर डिस्कस कराया। उसी प्रकार से एक और आपको समझना होगा, वो है भारत से बाहर जो है वो है आपका अफगानिस्तान में 1915 में जर्मनी के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने एक भारत अंतरिम सरकार की स्थापना की। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। राजा महेंद्र प्रताप ने अफगानिस्तान में भारत अंतरिम सरकार या अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की 1915 में। इसकी संस्थापना में मुख्य रूप से रोल किसका रहा, तो वो मुख्य रूप से रोल रहा आपका जर्मनी का, और महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति और बरकतुल्ला को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिए। तो ये सभी जो है वो भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों को देखा गया। तो जिस प्रकार से ये क्रांतिकारी गतिविधियां भारत में से बाहर सक्रिय रहा, इस सक्रियता को देखते हुए 1915 में एक योजना बनाई गई और वो योजना था जो भारत में छिपे हुए क्रांतिकारी है उन्हें फिर से सक्रिय कर ब्रिटिश व्यवस्था को ही समाप्त करना और 1915 फरवरी 1915 में एक घटना को घटित अंजाम देना था, पेशावर से चटगांव तक ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकना। हालांकि वो योजना लोगों के समक्ष प्रकट हो गई, ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रकट हो गई, जिस कारण उस योजना को दबा दिया गया। लेकिन इसी से सतर्क होकर ब्रिटिश ने भविष्य में एक कड़ा कानून को लागू किया 1919 में, और वही कड़ा कानून जो है वो जाना गया रॉलेट एक्ट के रूप में। तो नेक्स्ट टॉपिक के माध्यम से हम इसी पे भी आएंगे कि आखिर रॉलेट एक्ट या आने का क्या क्या कारण रहा है, उन सारे चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर ये आपका ब्रिटिश काल में जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी वो हमने आज के सेशन के माध्यम से डिस्कस कराया। इस सेशन के माध्यम से हमने क्रांतिकारी गतिविधियों को हमने दो चरणों में, दो रूपों में बताने का प्रयास किया। एक भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां जो महाराष्ट्र, बंगाल और पंजाब जैसे क्षेत्र बना, और दूसरा क्रांतिकारी गतिविधियां भारत से बाहर जिसमें मुख्य रूप से भूमिका इंडिया होम रूल सोसाइटी, गदर पार्टी जैसे क्रांतिकारी संगठनों की भूमिका रहा, जिन्होंने भारत से बाहर जो है वो ब्रिटेन और के खिलाफ जो है वो अपनी सक्रियता को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो ये सभी आज के टॉपिक के माध्यम से हमने एंड किया है। अब नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो में हम गांधी युग की टॉपिक शुरू करेंगे और गांधी युग से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट घटना है उन सारे चीजों को लेकर चलेंगे, चाहे वो आपका असहयोग आंदोलन हो, चाहे वो आपका साइमन हो, नेहरू हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, ऐसे तमाम घटना जो है वो गांधी युग के संदर्भ में लेके चलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में गांधी युग से आपकी टॉपिक शुरू होगी और वो भी गांधी युग के टॉपिक में क्विक रिवीजन के माध्यम से इंपॉर्टेंट फैक्टों को जल्द से जल्द कवर कराने का प्रयास किया करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपका अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्द से जल्द इसको क्विक रिवीजन के माध्यम से समाप्त करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सेशन को आज यहीं पर एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।